नमस्कार दोस्तों, CGPSC ई-हब के यूट्यूब वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के अपने इस सेशन में हम ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं को देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी योजनाओं का एक सेशन कंप्लीट कर लिया है। उस सेशन में हमने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं देखी थी। ठीक है, तो आज अपने इस सेशन में हम अब ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं देखेंगे। इसकी भी एक दो या तीन इसके भी 2-3 भाग बनेंगे। ठीक है, तो मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय या ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं पर चर्चा शुरू करूं उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो पंचायतें होती है, जो ग्राम पंचायतें, वो अपना कार्य कैसे करती हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों की जो मूलभूत जो भूमिका होती है या जो उद्देश्य होता है वो होता है स्वच्छ जल प्रदान करना, पेयजल की व्यवस्था करना, शाला भवन निर्माण करना, उनका मरम्मत करवाना, पूर्व में स्थापित हैंडपंप के निकट जाली का निर्माण करवाना, निकास नाली बनाना, खरंजा निर्माण करवाना। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र, प्रसूति गृह, भवन निर्माण और उसका मरम्मत करवाना, स्वामी आत्मानंद वाचनालय का संचालन, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोल रहा हूँ, स्वामी आत्मानंद वाचनालय का संचालन करना, ज़रूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाना और BPL परिवारों को मच्छरदानी वितरण करना। अभी जैसे बारिश का टाइम है, मच्छरों का टाइम है, तो ये सब काम करती है और भी बहुत सारे काम हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ग्राम पंचायत द्वारा अपनी प्राथमिकता और कार्य योजना तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत उस कार्य का क्रियान्वयन करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका होता है गाँव में काम करवाने का, काम करने का, विकास की योजनाओं को लाने का। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम ग्रामीण विकास विभाग की जो योजनाएं हैं उन पर चर्चा करना। तो पहले एक दो योजनाएं जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजना है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला योजना जो है हमारी छत्तीसगढ़ योजना, इस योजना के बारे में मैंने 2-3 बार बात किया हुआ है आपसे पहले ही कि इस योजना के तहत जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बढ़िया रायपुर और नया रायपुर का सैर सपाटा करवाया जा रहा है, अच्छे अच्छे स्थानों पर घुमाया जा रहा है ना। तो देखते हैं क्या है इसमें। हमारी छत्तीसगढ़ योजना एक दूरदर्शी सोच है। किसकी सोच है? हमारे मुख्यमंत्री जी की। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को अध्ययन भ्रमण के जरिए और सशक्त बनाया जा रहा है इस हमारी छत्तीसगढ़ योजना के तहत। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने के लिए एक अच्छी योजना है। देश भर में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां ऐसी अनूठी योजना शुरू की गई है। ठीक है, हमारी छत्तीसगढ़ योजना जैसी योजना और कहीं भी नहीं चलाई जा रही है। इवन ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव जब आए थे तो उन्होंने कहा था ये बहुत ही अच्छी योजना है और ऐसी योजना देश के सभी राज्यों में चलाई जानी चाहिए। ठीक है, हमारी छत्तीसगढ़ योजना पंचायत प्रतिनिधियों के लिए रायपुर और नया रायपुर के भ्रमण के साथ ही सरकार की योजनाओं को समझने का अच्छा मंच है। 2 दिवसीय अध्ययन भ्रमण के दौरान विषय विशेषज्ञ और अधिकारी पंच सरपंचों को 2 दिन यहाँ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। समूह चर्चा के जरिए पंचायत प्रतिनिधि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्या साझा करते हैं। ठीक है, और जानकारों से सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान करते हैं। एक मेरे पास क्लिप है हमारी छत्तीसगढ़ योजना से संबंधित, आप लोग देखिए, बहुत कुछ उससे समझ में आएगा कि कौन कौन से जगह पर घुमाया जा रहा है, क्या है। तो चलिए देखिए ये क्लिप। छत्तीसगढ़ की आंचल में विकास के मोती चमक रहे हैं। 12 वर्षों में हुई तरक्की आभूषण से दमक रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ गौरव हमारा है, हमारे छत्तीसगढ़ सबसे न्यारा है। संस्कृति को दिखलाता पुरखा की मुक्तांगन है। जब विज्ञान की बातें उलझा में सुन रहे ये उपवन है। हमारे छत्तीसगढ़ गौरव हमारा है।
और किसान का हमर छत्तीसगढ़ में विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ा। सफल पंचायत स्मार्ट सिटी का स्वर्णिम सफर हमारा, हमर छत्तीसगढ़ और हमारा है, हमर छत्तीसगढ़ सबसे न्यारा है, हमर छत्तीसगढ़ और हमारा है, हमर छत्तीसगढ़ सबसे न्यारा है, हमर छत्तीसगढ़। हमर छत्तीसगढ़ योजना 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2018 तक सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का स्वागत है। तो दोस्तों आपने देखा हमारे छत्तीसगढ़ योजना के बारे में एक छोटा सा क्लिप। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और याद भी रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना है छत्तीसगढ़ ग्राम गौरव योजना। ठीक है, अब ये ग्राम गौरव योजना क्या है? राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों से संबंधित और ऐतिहासिक महत्व के चिन्हित गांवों में मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम गौरव योजना और हमारा छत्तीसगढ़ योजना संचालित किया जा रहा है। ठीक है, जो भी ऐतिहासिक महत्व के जो गांव हैं या फिर महान विभूतियों से संबंधित जो गांव हैं उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। जैसे कि बलौदा ये कबीर धाम हो गया, कवर्धा वगैरह, तो वहाँ के गांवों को, चाहे आपके जो घासीदास बाबा से संबंधित जो गांव है उनको, उन सबको जो है ग्राम गौरव का दर्जा, गौरव ग्राम का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ग्राम गौरव योजना छत्तीसगढ़ के 82 गांवों में और हमारा छत्तीसगढ़ योजना 125 गांवों में संचालित की जा रही है। इनमें क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत है। इन योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में गली कंक्रीटीकरण, सामुदायिक भवन निर्माण, आंगनबाड़ी निर्माण, निर्मला घाट निर्माण, उचित मूल्य की दुकान, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन और पंचायत भवन निर्माण के कार्य कराए जा रहे हैं। ठीक है, और मतलब इसका एक मोटे मोटे शब्दों में एक बात बोलूँ, एक लाइन में अगर बोलूँ कि ये छत्तीसगढ़ ग्राम गौरव योजना क्या है, तो छत्तीसगढ़ की जो महान विभूतियाँ हैं उनके जन्म स्थान को समग्र रूप में विकसित करना है। ठीक है, वहाँ पर सभी सुविधाओं का विस्तार करना है। यह है छत्तीसगढ़ ग्राम गौरव योजना। देखिए, महान विभूतियों की बात हुई तो एक फैक्ट बता देता हूँ। महान विभूतियों को याद करने के लिए ही भिलाई के अहिवारा में एक पार्क बनाया जा रहा है जिसका नाम है अवेयरनेस पार्क। ठीक है, अवेयरनेस पार्क। वहाँ पर विभिन्न विभूतियों की मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं। एक 1-1.5 साल में वो तैयार हो जाएगा, तो आप लोग भी जा सकते हैं वहाँ देखने, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलते अपनी अगली योजना की तरफ। ये इस योजना के बारे में आप सबने सुन रखा होगा दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, देखो ये 2005 में तो बनी है दोस्तों, लेकिन आज भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस बार की मुख्य परीक्षा छत्तीसगढ़ पीएससी की अगर मुख्य परीक्षा दी होगी तो आपने देखा होगा, अगर नहीं भी दी है, अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको याद होगा कि इस बार के परीक्षा में मनरेगा के पूरे प्रावधान पूछ दिए थे ठीक ठाक नंबर में। मेरे ख्याल से 20 नंबर में शायद पूछा था, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब योजना हमको याद रखना। तो देखते हैं क्या है इस योजना में। ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि जो सरकार का, सीधी सी बात है, जो सरकारी रेट है जो मजदूरी का, अगर उस पर कोई कुशल या अकुशल व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है तो सरकार उसके परिवार के सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी देती है। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हो या ना हो, इसमें नियत कार्य बल का करीब 1/3 महिलाओं से निर्मित है। यानी कि इसमें 33% तो है, कम से कम महिलाओं के लिए आरक्षित है कि जितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं उसमें कम से कम 33% महिलाएं शामिल होंगी। ठीक है, शुरू में इस योजना को
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसके नाम के आगे महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, इसको कर दिया है 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है, अपेक्षित लाभार्थी कौन है और मुख्य विशेषताएं क्या है इस योजना की। तो अपेक्षित लाभार्थी कौन है दोस्तों? ग्रामीण जनसंख्या, अकुशल श्रमिक और मौसमी बेरोजगार। ये 3 तरह के लोगों हैं जो लाभार्थी समूह है। इसके लिए कौन कौन? ग्रामीण जनसंख्या, अकुशल श्रमिक और मौसमी बेरोजगार। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान कर आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी मुख्य विशेषताओं को देख लेते हैं। सांविधिक न्यूनतम मजदूरी दर पर रोजगार प्रदान करना, मतलब जो सरकार द्वारा तय रेट है उस पर, उससे कम में नहीं, है ना, कम से कम उतना तो मिलेगा। दूसरा, कमजोर वर्गों हेतु महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा के उपाय करना। कृषि अर्थव्यवस्था का सतत विकास, मतलब इसमें सूखा, वनों की कटाई और मृदा अपरदन, जल एवं मृदा संरक्षण, वनीकरण और भूमि विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाले रोजगार पैदा करना है, ठीक है। मजदूरी और सामग्री में 60:40 के रेशियो बनाए रखना आवश्यक है। किसी मशीनरी के प्रयोग और ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन की अनुमति नहीं है ना। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। और क्या है? केंद्र सरकार अकुशल शारीरिक श्रम हेतु 100% मजदूरी लागत वहन करती है तथा कुशल एवं अर्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित सामग्री का लागत का 75% वहन करती है। कुल मिलाकर ये पूर्ण रूप से जो है केंद्र प्रायोजित योजना है, सबसे पहली बात। और मनरेगा में महिलाओं को 33% आरक्षण तो है ही, ठीक है। इस भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट किया जाना आवश्यक है। इस अधिनियम का जितने भी लोगों को रोजगार मिल रहा है उसका सोशल ऑडिट होता है। फिर सरकार ने विभिन्न राज्यों में अधिसूचित सूखा प्रभावित जिलों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों से अधिक एवं अधिकतम 150 दिनों तक अतिरिक्त रोजगार की मंजूरी दी है, ठीक है। जैसे कि कल ही की बात है, जब मैं न्यूज़ सुन रहा था तब एक प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव जी ने, राज्यसभा का सेशन चल रहा था, उसमें एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि कठिनाई के समय में होने वाले पलायन को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए और मनरेगा से इसमें मदद मिली है। मतलब सोचिए कि जो गांव से जो पलायन हो रहा है ना, मनरेगा की वजह से इस पलायन में भी कमी आई है। और मंत्रालय ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 50 दिनों के लिए अतिरिक्त अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब सूखा जैसी स्थिति हो या फिर और कोई आपदा हो तो ये 100 दिनों के रोजगार को 150 दिनों तक, यानी कि 50 दिन और बढ़ाया जा सकता है, 150 दिन किया जा सकता है। तो वैसे 2016-17 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत 7 सूखा प्रभावित राज्यों को 150 दिनों तक काम की अनुमति दी गई थी, है ना। इसमें पौंडीचेरी भी है, केरल भी शामिल है, ये सब है। मैंने कल जब मैं राज्यसभा का सेशन देख रहा था तो मैंने सुना तो मेरे को लगा कि ये भी आपको बता दूँ, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इससे जुड़ा हुआ है, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो आपको जानना ज़रूरी है, ये कि हाल ही में 22 राज्यों ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से मजदूरी भुगतान प्राप्त किया है। ये मनरेगा मजदूरों के आधार से जुड़े बैंक खातों में समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करता है। और जियो मनरेगा, ठीक है, जियो मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का अद्वितीय प्रयास है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा इसरो, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत अप्रैल 2017 तक 1 करोड़ मनरेगा परिसंपत्तियों को जियो टैग किया गया है, ठीक है। इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे, फिर से मनरेगा के बारे में पूछेगा तो आप ठीक ठाक लिख सकेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अगले योजना की तरफ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, अर्बन ना, रूरल अर्बन मिशन। अब इस योजना के बारे में बताऊं उसके पहले मैं शुरुआत महात्मा गांधी के एक कोट से करना चाहता हूं। महात्मा गांधी कहते थे कि असली भारत तो गाँवों में बसता है और जब तक गाँवों का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हुआ तब तक भारत का विकास संभव नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं योजना की तरफ।
16 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन SPMRM को स्वीकृति प्रदान की। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से टिकाऊ स्थलों में रूपांतरित करना है। इस मिशन के तहत स्मार्ट ग्रामों के एक समूह का निर्माण किया जाएगा। ऐसे विभिन्न ग्राम समूह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए जाएंगे। इन्हें रर्बन, रूरल प्लस अर्बन समूह कहा जाएगा। ठीक है। इस मिशन के तहत वर्ष 2019-20 तक 300 अर्बन समूहों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। मिशन के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार राज्य सरकारें ग्राम समूहों को चिन्हित करने का कार्य करेंगी। मतलब ग्राम समूह को चिन्हित करने का कार्य किसका है? राज्य सरकारों का। ठीक है। निर्धारित मानक के हिसाब से मैदानी क्षेत्रों में ग्राम समूहों में लगभग 25,000 से 50,000 तक की और आबादी और पहाड़ी और समुद्र तटीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी को शामिल किया जाएगा। मतलब इतनी आबादी रहेगी तो उसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में शामिल करेंगे। गांवों को स्मार्ट बनाने वाले इस मिशन हेतु पंचायत स्तर की योजनाओं के धन का उपयोग किया जाएगा। देखिए, जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जब आया तो कई लोगों ने कहा कि ये सरकार तो अमीरों की सरकार है, बिल्कुल शहरों पर ध्यान दे रही है, शहरीकरण को और बढ़ावा दे रही है, गाँव के लिए क्या किया। तो देखा जाए तो ये सरकार का एक तरह से जवाब भी था कि गाँवों को स्मार्ट बनाने के लिए इस मिशन का प्रारंभ किया है सरकार ने। जबकि केंद्र सरकार प्रति ग्राम समूह परियोजना लागत के अधिकतम 30% राशि अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी। मतलब इस योजना के तहत गांव में जो भी विकास होगा उस परियोजना पर पूरी राशि जो है पंचायत स्तर की योजनाओं के धन का उपयोग किया जाएगा, है ना। और केंद्र सरकार प्रति ग्राम समूह परियोजना लागत की अधिकतम मैक्सिमम 30% ही अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में वहन करेगी। ठीक है। तो बिल्कुल इस योजना के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ना। अब स्मार्ट गांव क्या होता है? स्मार्ट सिटी तो सब जानते हैं, स्मार्ट गांव क्या होता है? तो स्मार्ट गांव की विशेषताएं हैं कुछ, वो ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वस्तुतः शहरी क्षेत्र की आर्थिक विशेषताएं पाई जाती है तथा यहाँ की जीवन शैली शहरी जीवन से प्रभावित होती है, परंतु ये क्षेत्र अपनी ग्रामीण क्षेत्र संबंधी विशेषताओं को बनाए रखता है। मतलब ये एक मिक्सचर होता है जिसमें शहरों की सारी सुविधाएं शामिल होती है, जीवन शैली शामिल होती है, लेकिन होता फिर भी ये गांव है, अपनी ग्रामीण क्षेत्र संबंधी विशेषताओं को बनाए रखता है। ठीक है। इन क्लस्टरों के सर्वोत्कृष्ट स्तरीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का संचालन 14 अनिवार्य घटकों के साथ किया जाएगा, जिनमें सम्मिलित है: पहला, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, सभी उपकरणों से लैस मोबाइल हेल्थ यूनिट और गाँवों के बीच कनेक्टिविटी इत्यादि। ऐसे अर्बन क्लस्टरों की फंडिंग इन क्षेत्रों में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से की जाएगी। हालांकि इस हेतु PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को वरीयता दी जाएगी। दोस्तों, मैं जितना बात बताया हूँ आपको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको लगे नोट करने लायक है तो बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए। 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक स्नैपशॉट बन जाएगा और मैं गारंटी देता हूँ इन योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रश्न का आप उत्तर वहाँ पर गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है। चलते हैं अगली योजना की तरफ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस योजना है। 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है ये, है ना। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना है। देखिए, इस योजना के बारे में 2-3 बार सवाल बन चुका है और आगे भी बनते रहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में जो गांव हैं कैसे कैसे गांवों को शामिल किया जाता है, मतलब उनकी आबादी क्या है, क्या स्टैंडर्ड है। तो जो मैदानी क्षेत्र है उसमें 500 और जो 7 सिस्टर्स है वहाँ पर या फिर रेगिस्तानी क्षेत्रों के जो गांव है उसकी आबादी कम से कम 250 होनी चाहिए। तो वो गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लक्ष्य की प्राप्ति मार्च 2022 से पूर्व मार्च 2019 तक कर ली जाए। मतलब सरकार का पहला ये लक्ष्य था कि 2022 तक सभी गांवों जो इस समूह में आते हैं, जो इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं 250 और 500 वाले, उनको 2022 तक कंप्लीट करना है। लेकिन अब सरकार ने अपने लक्ष्य को और बड़ा कर लिया है और टाइमलाइन को छोटा कर लिया है। जो 2022 तक पूरा करना था उसको अब नया टारगेट, नया गोल सेट किया 2019 तक करने का। ठीक है।
तो इसका देख लेते हैं इसमें भी कि अपेक्षित लाभार्थी कौन है। तो सभी बसावट, जिसका हैबिटेशन बोलते हैं, सभी बसावट क्षेत्र जिनमें मैदानी भागों में 500 या अधिक तथा पहाड़ी राज्यों, जनजाति एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 या अधिक जनसंख्या वाले सम्मिलित हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। दूसरा, 2017 का लक्ष्य क्या है दोस्तों? 49,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण का वार्षिक लक्ष्य है। 49,000 किलोमीटर की सड़क कम से कम 2017 में ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि ये पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है एक तो। दूसरा, हाई स्पीड डीजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, हाई स्पीड डीजल पर उपकर में 75 पैसे प्रति लीटर इस योजना हेतु निर्धारित है। ठीक है, अपग्रेडेशन कार्य इस योजना का केंद्र बिंदु नहीं है। इस कार्यक्रम की इकाई बसावट हैबिटेशन है, न कि राजस्व ग्राम। ठीक है, राजस्व ग्राम है कि नहीं है उससे इस योजना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये पूरी तरह से गांव की जनसंख्या पर निर्भर करता है ये योजना कार्य रूप में परिणत होने के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने हेतु ग्रीन टेक्नोलॉजी तथा गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग करने पर अत्यधिक बल दे रहा है। इन गैर परंपरागत पदार्थों में अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जियो टेक्सटाइल, फ्लाई ऐश, आयरन और कॉपर स्लैग आदि शामिल है। कभी भी प्रश्न बन सकता है कि फ्लाई ऐश का यूज़ कहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो फ्लाई ऐश के लिए हमको पता है ईंटें वगैरह बना रहे हैं। अब अगर उसमें ऑप्शन में ये रहे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हम लोग फ्लाई ऐश का यूज़ कर रहे हैं सड़क बनाने के लिए, तो यस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना भी बहुत फेमस, आप सबने सुन रखा है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना गाँवों के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों में विकास और बुनियादी ढांचे रखने हेतु सभी राजनीतिक दलों के सांसद को इस योजना के तहत गांव को गोद लेना है और उसे आदर्श गांव बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करते हुए कहा था, मैं बता रहा हूँ उनके बातों को कोट कर रहा हूँ जो उस दिन इन्होंने कहा था, है ना। उन्होंने कहा था कि इससे अच्छी राजनीति के द्वार खुलेंगे, गुड गवर्नेंस और अच्छी राजनीति के द्वार खुलेंगे। और उन्होंने सभी सांसदों के विकास के लिए एक एक गांव का चयन करने का आग्रह किया था और कहा कि ये विकास आपूर्ति पर आधारित मॉडल के बजाय मांग और ज़रूरत और जनता की भागीदारी पर आधारित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे पास हमारे छत्तीसगढ़ में 11 सांसद हैं और 5 राज्यसभा सांसद, यानी कि कम से कम 16 सांसद तो यहीं से हो गए। तो हमको जो इम्पोर्टेंट सांसद हैं उनमें, और वैसे तो हमको सब पता होना चाहिए कि सभी सांसदों ने कौन कौन से गांव को गोद ले रखा है, लेकिन उसमें भी 4-5 सांसद हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने कौन कौन से गांव को गोद ले रखा है और 5 राज्यसभा के सदस्यों ने किस ग्राम को गोद ले रखा है, ये सब हमको पता होना चाहिए। बिल्कुल आप इस जानकारी को कलेक्ट कीजिए और याद कीजिए, मैंने इसमें इंक्लूड करना मैं भूल गया हूँ, तो ये काम आप पूरा कर लेंगे। और केंद्र में भी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस गांव को गोद ले रखा है, ये सब हमें पता होना चाहिए, कभी भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस योजना वाले ग्रामीण विकास विभाग की योजना के बारे में बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी की जो बची हुई योजनाएं हैं उसको करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो तीसरा वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये योजना की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार।